हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज हमने आपकी क्लास में जो ओल्ड प्रश्न पत्र है महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, जो 29 मार्च 2017 को जो शाम के शिफ्ट में हुआ था, उसका वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो यह जो वीडियो है, आपको जो अभी वर्तमान में जो परीक्षा होनी थी 28 फरवरी को, जो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, अब 7 मार्च से प्रारंभ होगी। उस परीक्षा में आपको इस वीडियो से बहुत सहयोग प्राप्त होगा। तो आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में सेट कर दीजिए। तो जिससे कि ये आप ऐसा, हम इसलिए बोलते हैं आपको कि यदि हमें कुछ थोड़ा से सब्सक्राइब मिलते हैं, लाइक मिलता है, तो हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर के आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, हम समय नष्ट ना करते हुए आज के ओल्ड प्रश्न पत्र को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम हल करते हैं। तो हम इसका पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे 29 मार्च 2017 के शाम के शिफ्ट में, उसे हम बारी बारी से देखते हैं। चलिए, हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है। तो कितनी है अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा इसमें? तो ये 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा होती है। तो ये 300 कैलोरी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाशियोरकर रोग होता है। क्या होता है क्वाशियोरकर रोग? तो ये प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है रक्त शर्करा की मात्रा सामान्य व्यक्ति पे? ये होती है आपकी 80 से 120 मिलीग्राम या प्रति 100 मिलीलीटर, इतनी मात्रा इसमें एक सामान्य व्यक्ति पर शर्करा की मात्रा होती है। अगला चौथा प्रश्न है, पर्टुसिस का चिकित्सकीय नाम क्या है? इसका क्या है चिकित्सकीय नाम पर्टुसिस का? तो ये काली खांसी, जिसको काली खांसी हो जाती है उसको पर्टुसिस कहा जाता है, ये चिकित्सकीय नाम है। अगला है, यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कौन से प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर है? भारत के दिल्ली में इसका कार्यालय बनाया गया है। अगला है, परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ? प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में, हर जगह परिवार नियोजन केंद्र हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला है, काली खांसी रोग का जीवाणु है। तो कौन से जीवाणु से काली खांसी होती है? तो ये है बार्डेटेला पर्टुसिस, एक जीवाणु है जिसके कारण काली खांसी होती है। अगला है, आईसीडीएस का उद्देश्य क्या है? क्या है आईसीडीएस का उद्देश्य? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि माँ की क्षमता का विकास, जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। ये आईसीडीएस का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, मोनोसेकेराइड शर्करा क्या है? तो ये एक ग्लूकोज है। मोनोसेकेराइड शर्करा एक ग्लूकोज है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो कौन से रोग को नियंत्रित करते हैं? ये हेपेटाइटिस रोग, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकेटस नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? तो कौन सी खनिज के कमी से होती है? यह रिकेटस कैल्शियम के कमी से होती है। तो आप यदि प्रतिदिन दूध लेते हैं तो दूध में अच्छा कैल्शियम होता है, तो ये रिकेटस नामक की बीमारी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये एचआईवी विषाणु से एड्स नामक एक बीमारी है, वो हो जाती है। अगला है,
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा विटामिन ए की कमी से? रतौंधी है, जीरोसिस कॉर्निया है, कीरोटोमलेशिया है, और ये सभी उपरोक्त सभी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अगला है, अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो किस तत्व की कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बेरी बेरी रोग किस कारण होता है? किस कारण होता है ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी ये 1920 में की गई थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। अगला है, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? कितना होता है? तो जन्म के वजन से तिगुना। यदि जन्म उसका 3 किलो का हुआ है तो वह 1 वर्ष में तिगुना कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 kg का वह हो जाना चाहिए, मतलब 3 गुना। अगला प्रश्न है, अगला है, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? बड़ा ही कक्षा तीसरी चौथी का प्रश्न है। तो ये है एडवर्ड जेनर ने बनाया था। यहाँ सिर्फ जेनर ने लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो ये टिटेनस रोग को बंद जबड़ा भी कहा जाता है। अच्छे, इसमें में छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं, तो शायद ये जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए ये। चलिए देखते हैं हम 20वां प्रश्न को। किशोर अवस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो कौन से परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में? ये भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, ये उपरोक्त सभी परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? तो कौन सा होता है कुपोषण द्वारा? रक्त अल्पता। एक रक्त अल्पता, एनीमिया रोग जो है वो कुपोषण के द्वारा हो जाता है। अगला है, एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? तो ये किशोर अवस्था की बालिकाओं में सबसे ज़्यादा एनीमिया देखा जाता है। अगला है, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? किससे होता है डिप्थीरिया? तो ये कंठ से होता है डिप्थीरिया रोग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, खालिस्तान 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था। तो क्या हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को? तो पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1994 को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है। क्या कहलाता है बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर के? तो ये पुनर्वास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत है दूध। दूध से यदि वो पीता है तो सारे तत्व उस पे, मिनरल्स है, सभी मिल जाते हैं। तो दूध सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, माता के प्रथम दूध में क्या गुण होता है? क्या होता है? विटामिन ए की अधिकता होती है और रोगों से लड़ने की ताकत। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है? क्या है मुख्य कारण? अशिक्षा और गरीबी। ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है, सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों तक होता है? तो कितने दिनों तक होता है ये? 28 दिनों तक होता है। अगला है, गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए? तो क्या नहीं रहना चाहिए? तनाव मुक्त नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए, खुश बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाता है कैल्शियम की अधिकता यदि हो गई? तो ये हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। तो ज़्यादा भी कैल्शियम शरीर पे होना हानिकारक है। अगला है, खालिस्तान बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है। क्या करता है? जिंक। जिंक जो है दस्त की आवृत्ति को कम कर देता है। अगला प्रश्न है, प्लेग के जीवाणु का वाहक है कौन सा है? चूहा। यदि चूहा ज़्यादा हो जाते हैं तो प्लेग होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगला है,
निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो कौन सा है ये? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला है, फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है इसमें से? निमोनिया की बीमारी हो जाती है फेफड़े और श्वास नली में संक्रमण हुआ तो। अगला है, स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा क्या है? क्या होता है इससे? तो माता का दूध सुपाच्य होता है, शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला है, निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा ये किया जाता है। अगला है, एमआर वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? किस रोग से संबंधित नहीं है एमआर वैक्सीन? ये पोलियो रोग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री के वजन में कितना वृद्धि होता है? तो कितना होता है? ये 500 ग्राम प्रति सप्ताह की वृद्धि होती है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच आवश्यक है? तो कितनी जांच होनी चाहिए गर्भवती महिला की? तो 4 जांच होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है ये? प्रोटीन, ये सबसे अच्छा पोषक तत्व है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग लौह लवण की कमी से होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाता है। ये थोड़ा सा शब्दों को आप समझिए, जैसे कि लौह लवण कह दिया भाई, ये आयरन की कमी के कारण से ये हो जाता है, या रक्त अल्पता मतलब ब्लड की कमी के, खून की कमी के कारण से। तो ये सारे जो कुछ पर्यायवाची शब्द हैं उनका प्रयोग करके प्रश्न की जो प्रकृति है उसे बदल दिया जाता है। वहाँ पर आप असमझ ना रहें, बिल्कुल समझने का आप उसे अच्छे से प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? किस आयु वर्ग के? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कुपोषण के लक्षण हैं क्या है? ठिगनापन है, दुबलापन है, कम वजन, ये सभी कुपोषण के लक्षण के अंतर्गत आता है। अगला है पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को, जो पोलियो रोग है वो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा पानी में घुलनशील है? विटामिन B12, विटामिन B6 और ये थायमिन। यहाँ उपरोक्त सभी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न है, गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला के औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आगे देखते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? तो कितना लेना चाहिए इसको? 500 मिलीग्राम लेना चाहिए प्रतिदिन। अगला है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो कौन सा होता है? तो इससे विटामिन D प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, 6 माह के बाद शिशु को खालिस्तान देना आवश्यक है। तो क्या देना है? तो पूरक आहार देना चाहिए 6 माह के बाद में, है ना। बड़ा सरल प्रश्न है ये, सभी से बन जाएगा। अगला है, किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो कहाँ पर बना हुआ है ये WHO का सचिवालय? जेनेवा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से बौनापन देखने को मिलता है। अगला है, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन K रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। अगला है, निम्न में से कौन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? तो कौन है हड्डियों के विकास के लिए? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है।
55 प्रश्न, क्योंकि एक चैप्टर से 55 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो कितनी लेना चाहिए प्रोटीन? 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। अब हम चलते हैं अगला दूसरे चैप्टर की ओर। इसमें जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी के प्रश्न हैं। यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और हम यहाँ पर लॉजिक एबिलिटी की तो प्रश्नों को स्किप करेंगे, क्योंकि ये लिख कर के समझाने वाले प्रश्न हैं। तो हम बारी बारी से जनरल नॉलेज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो जनरल नॉलेज का प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया गया था? तो कब हटा दिया गया था ये संपत्ति का अधिकार को? 1978 में हटा दिया गया था। ये लॉजिक वाला प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं और आगे चलते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से गरीब परिवारों के कौन सा आयु वर्ग पर ध्यान देता है? तो कौन से आयु वर्ग पर ध्यान देता है ये? 15 से 35 आयु वर्ग पर ध्यान देता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन होता है, किस पे निषेचन होता है ये? फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था ये? 2012 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सबसे सस्ता मोडेम संचारित करता है 300 बिट्स पर सेकेंड। सही है ना, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कायाकल्प निम्न में से किसकी पहल है? किसकी पहल है कायाकल्प? तो यह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है कायाकल्प। अगला प्रश्न है ये, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ वह व्यक्ति जिनका उम्र खालिस्तान वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो ये 21 वर्ष है और लड़की का 18 वर्ष है ना। आगे चलते हैं हम, ये लॉजिक वाले प्रश्न को स्किप करते हैं। और यह है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है, क्या है ये? एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए, डी व सी के क्रमशः रासायनिक नाम चुनिए, क्या है ये? तो ये है, ए को रेटिनॉल कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है तो स्किप करते हैं इसे। आगे देखते हैं, मानव वृक्क में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये जो किसी को पथरी हो जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हो जाता है। आगे है, ये है मंत्रा.com एक उदाहरण है, क्या है मंत्रा.com? एक उदाहरण। तो ये ई-कॉमर्स है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस पे। ये लॉजिक वाला प्रश्न है। तो आगे चलते हैं हम। ये घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार करती है ना। आगे है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का सर्वोच्च पदावधि क्या है? कितनी है सर्वोच्च पदावधि इनकी? 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे लोग जो एस्बेस्टॉस की फैक्ट्री में कार्य करते हैं वे वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, तो उनके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये
फेफड़ा प्रभावित होता है। जब वायु प्रदूषण में है तो फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। अगला है, डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं? तो ये कौन से? प्रत्येक पेज पर होते हैं। तो हेडर और फुटर यदि आपने लगा दिया, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है, तो ये सभी प्रश्न पर सभी पेजों पर ये दिखाई देते हैं प्रिंट में। अगला है, दहेज निषेध दुल्हन और दुल्हन को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार निम्न में से कौन सी जानकारी रखा जाना आवश्यक है? तो ये सभी जानकारी रखना चाहिए। उपहार का मूल्य, उपहार का संक्षिप्त विवरण, दूल्हा या दुल्हन के साथ उपहार देने वाले का संबंध, सभी की जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम। मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। क्या कब होता है? 14वें दिन में यह होता है। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था ये? 1992 में किया गया था ये। आगे, भ्रूणार्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये ग्रहणी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। ये भी स्किप करते हैं ये। हाँ, ये है। MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए क्या किया जाता है? ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो Ctrl+O, कंट्रोल की कीबोर्ड में कंट्रोल की बटन के साथ में O दबा दो, तो ये MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस खुल जाता है। आगे चलते हैं हम। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो स्किप करते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिनियम सती पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम है? तो कौन सा अधिनियम है ये बंगाल सती अधिनियम सबसे पहले बना था। आगे है, राष्ट्रीय रुर्बन मिशन की राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के प्रभारी कौन है? तो कौन है इसके निदेशालय के प्रभारी? संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय है। आगे है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम बार लाया गया था? तो ये 2 नियम थे, एक प्रतिपालक देखभाल नियम और दूसरा कुछ मामलों में किशोरों के वयस्कों के आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत न्याय देना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला है, ये भी लॉजिक वाले प्रश्न हैं ये, तो आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्या क्या सही है। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियां एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती हैं, ये 1956 का है ये। फिर बाद में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है, ये संशोधन अधिनियम, ये भी सही है। अगला देखते हैं क्या है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। तो ये उपरोक्त सभी सही हैं, है ना। आगे ये लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो हम इन्हें स्किप करते हैं और आगे चलते हैं हम। हाँ, वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आप खालिस्तान मेन्यू से सुरक्षा और सुरक्षित सीट चुन सकते हैं। क्या रिव्यू से देख सकते हैं आप उसे। अगला है, ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है, तो आगे चलते हैं ये प्रश्न की तरफ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल का अर्थ है वह खाद्यान्न का भंडार जिसे खालिस्तान द्वारा उपार्जित किया गया है।
तो किसके द्वारा उपार्जित किया गया है ये? इसका है न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा। आगे है, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर और प्रसव के दौरान मृत्यु दर को अंत करने का लक्ष्य रखा था? कब तक? 2030 तक। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये के गोल पे ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में आरंभ किया गया था? तो कौन से राज्य में आरंभ किया गया था ये? कर्नाटक राज्य में आरंभ किया गया था ये, है ना। आगे हम देखते हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कब किया गया था ये? 2013 में ये लागू किया गया था, है ना। आगे चलते हैं हम। आगे के प्रश्न में ये भी सब लॉजिक वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें हम स्किप करते हैं और आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अधिनियम के अंतर्गत आ गया था? तो कौन सा आ गया था? तो सभी आ गए थे ये। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना, पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही प्रोत्साहन योजना, ई पंचायत, ये सब सही हैं। अगला प्रश्न है, कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू है? तो पूरे 54 जिलों में लागू है ये, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। अगला है, किस रोग से ग्रसित मरीज को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन की सलाह दी जाती है? तो ये मधुमेह रोग से संबंधित जो है उन्हें इनकी सलाह दी जाती है। आगे का है ये कि ये प्रश्न है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस चैप्टर का। तो यहाँ है ये लाइन, ये हाँ, लाइनें वक्र या फ्रीफॉर्म और स्क्राइबल क्या होता है? ये कंप्यूटर का प्रश्न है ये। तो ये इसमें देखिए कस्टम मोशन के प्रकार है। जब हम पावर पॉइंट स्लाइड्स तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज ये 55 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ये। और अब आगे का जो चैप्टर है वो है स्किल डेवलपमेंट पर आधारित प्रश्न है। तो ये तीसरा चैप्टर है, फिर हम इस तीसरे चैप्टर को हल करते हैं। आगे तीसरे चैप्टर में स्किल डेवलपमेंट में देखते हैं हम, वक्ता भाषण दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है ये अस्तु के द्वारा दिया गया है। आगे प्रश्न है इसका, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है निरंकुश शासन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण आवश्यकता की पहचान, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य हैं, तो क्या है? लोगों का विकास करना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षता, है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से सुधार के लिए तैयार की गई थी, तो क्या तैयार के लिए? उद्योगों के सुधार के लिए तैयार की गई थी, है ना। आगे चलते हैं हम, स्वयं सहायता समूह है एक क्या है? स्वैच्छिक संगठन है ये स्वयं सहायता समूह। आगे है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है, क्या कहलाती है ये बुलेटिन कहलाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है? क्या होता है सामुदायिक कार्य का दर्शन? ये है लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास करना।
आगे है, कार्य के समक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला है। क्या है ये? तो ये फ्लैश कार्ड कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो वो क्या होता है? अहस्तक्षेपी नेतृत्व कहलाता है ये। बिना हस्तक्षेप के वो निर्णय ले सकता है। अगला है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1953 में की गई थी। आगे है, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? कार्य का कैलेंडर। कार्य का कैलेंडर बनाओ और उसके आधार पर गतिविधि करो। आगे है, 10-20 सदस्यों की स्वप्रतिबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है, क्या कहलाता है? स्व सहायता समूह कहलाता है। आगे है, वह 2 या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। तो क्या होता है? समूह होता है। समूह सही हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2। आगे है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या होता है? तो उद्देश्य निर्धारित करना। बिना उद्देश्य के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। अगला है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है तो क्या कहलाता है? समूह। आगे है, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है? तो पेशेवर नेता का उदाहरण है ये। आगे है, मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? तो ये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, 100 दिन का रोजगार। आगे है, पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहा जाता है, ग्राम सहायता कार्यक्रम कहा जाता है। आगे है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई है? कब हुई है? ये 8वीं योजना में हुई है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत। नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है? ये सचलता, मोबिलेशंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नेता वह होता है जो अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। यदि प्रभाव ना डाले तो उसे नेता नहीं कहा जा सकता। पंचायत होती हैं, क्या होती हैं पंचायत? ये ग्राम की संस्थान है। ये बड़े सरल सरल प्रश्न हैं इस सेशन के पेपर पे। तो PRA इसका एक तरीका है, क्या है? आंकड़ों का संग्रहण के लिए हम PRA करते हैं। आगे है, किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल कहलाता है, माध्यम है। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला है, निगरानी का अर्थ है, क्या होता है निगरानी का अर्थ? निरंतर जांच, उसे ही तो निगरानी कहते हैं। आगे है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई थी, किसके साथ में हुई थी सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत? तो ये सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ में ये शुरुआत हुई थी। आगे है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके पुस्तक के लेखक? OP धामा व भटनागर इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे है, नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय होता है, तो क्या होता है? अस्वीकृति होता है। आगे, वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे है, आमने सामने का सहयोग इसमें दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है? प्राथमिक समूह में दिखाई देता है। अगला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो अब बाकी जो स्किल डेवलपमेंट्स के लिए कुछ गद्यांश आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। संप्रेषण क्या होता है? क्या होता है? तो इस प्रश्न को जो उत्तर आपको देना है तो इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। गद्यांश में जो दिया है वही सही करना है। तो क्या होता है संप्रेषण का?
संप्रेषण तो सभी होता है। देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान है, आदेश देना है, निर्देश देना, तो सभी तो संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगला है गद्यांश तो वही रहेगा, बट क्वेश्चन अब बदल जाएगा। औपचारिक संप्रेषण क्या होता है? क्या होता है औपचारिक संप्रेषण? तो ये संगठनात्मक संप्रेषण को औपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे का प्रश्न में। देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है? तो ये गैर आधिकारिक संप्रेषण को अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, गद्यांश तो वही रहेगा जिसे आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसी गद्यांश को पढ़ करके सारे प्रश्न देना है। क्या है? संप्रेषण का प्रवाह क्या होता है? तो क्या होता है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, उपरोक्त दोनों सही है। आगे का प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या है? अनौपचारिक संप्रेषण का दूसरा नाम लिखिए। तो क्या होता है? ये वाटर कूलर वार्ता इसका दूसरा नाम है। आगे चलते हैं हम। किसी संगठन में किस तरह के संप्रेषण का उपयोग किया जाता है? तो ये क्षैतिज संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। आगे ये दूसरा गद्यांश है, तो ये दूसरे गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इस दूसरे गद्यांश का प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो गद्यांश को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि हम सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से बना सकें। चलते हैं आगे। सैटेलाइट टेलीविज़न संप्रेषण उपग्रह के माध्यम से आपूर्ति किया गया उपग्रह डिश तथा खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया गया टेलीविज़न है। तो ये क्या है? ये सेट टॉप बॉक्स के द्वारा प्राप्त किया गया टेलीविज़न है। आगे है, सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से के ऊपर निम्न दूरी पर स्थापित किया गया है। तो कितने? 37,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। आगे है, पहला उपग्रह संकेत यूरोप से टेलेस्टार सैटेलाइट उत्तरी अमेरिका में कौन से वर्ष में प्रसारित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये 1962 में प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न है ये, भारत में राष्ट्रीय उपग्रह संप्रेषण समूह की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। चलिए अगला गद्यांश का देखते हैं। साइट का अर्थ है, क्या अर्थ होता है साइट का? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट इसका पूर्ण अर्थ होता है। आगे का प्रश्न है, साइट के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे? तो ये सभी उद्देश्य थे। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में सुधार करना, शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और कृषि स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार करना, ये सभी उद्देश्य से साइट को बनाया गया था। तो यहाँ पर आपके स्किल डेवलपमेंट्स के सारे प्रश्न पूर्ण होते हैं। अब लास्ट चैप्टर अपना बचा हुआ है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के 45 क्वेश्चन। तो हम जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं और फिर यहाँ की आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो हम देखेंगे चाइल्ड केयर एजुकेशन में क्या क्या पूछा गया है। गुणात्मक और मात्रात्मक खालिस्तान परिवर्तन से संबंधित है। तो किससे संबंधित हैं गुणात्मक और मात्रात्मक? ये विकास एवं वृद्धि से संबंधित हैं। आगे है, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं खालिस्तान शिशु की क्रियाशीलता है, किसकी है? तो ये नवजात शिशु की क्रियाशीलता है। आगे, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या है? क्या है? तो सभी है, स्वास्थ्य है, पोषण है, कल्याण है, ये सभी इनकी सेवाएं हैं। अगला है, भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो कब हुई थी? ये 1985 में शुरुआत हो गई थी इसकी। सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? तो सभी होते हैं। धनात्मक सामाजिक अभिवृद्धियाँ, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सुगमता, ये सभी सही हैं। अगला है, विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है ये? तो भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा ये विशिष्ट सामग्री तैयार की जाती है। तो मान संबंध बालकों की पहचान होती है,
कैसे होती है? बुद्धि परीक्षण से होती है, समाजमिति तकनीक से होती है, व्यवहार निरीक्षण से। तो यहाँ उपरोक्त सभी से इनकी पहचान की जाती है। अगला है राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अगला है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो रुचि है, अभ्यास है, स्वास्थ्य है, सभी प्रक्रिया से हम सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे है फार्मूला दूध के प्रति औस से खालिस्तान कैलोरी मिलती है। तो क्या मिलती है इससे? 18 से 20 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न है परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र खालिस्तान के निर्धारक तत्व हैं। तो किसके निर्धारक तत्व हैं ये विकास के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है निम्न का वो सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? ये लेविन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 13 है नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्रोध, डर, प्यार, ये सब होते हैं। अगला है जीन्स खालिस्तान का प्रमुख वाहक है। तो किसका प्रमुख वाहक है? ये वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। अगला है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य लक्ष्य? समेकित शिक्षा। अगला है विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? तो सभी हैं, आर्थिक स्वतंत्र, समायोजन में सहायता, फिर समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन, तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? ये 17 से 19 ग्राम होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसे अच्छे से आप याद रख लें, सभी सेशन में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 130 से 140 IQ होती है प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि। अगला है अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु क्या है? कितनी आयु है? ये 2 से 6 वर्ष है अनौपचारिक शिक्षा की आयु। अगला है विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? तो क्या होती हैं? समेकित शिक्षा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है वाक्य निर्माण खालिस्तान विकास की आखिरी अवस्था है। तो किसकी अवस्था है? ये भाषा विकास की अवस्था है। अगला है एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है कि इसकी उपरोक्त सभी प्रतिरक्षण, वृद्धि मापन, संपूरक पोषण, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है? तो ये 5 वर्ष होती है इसकी अवधि। अगला है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? क्या है? विषाणु से एड्स होता है। विषाणु से बुखार नहीं आता, कैंसर भी नहीं होता, वजन कम नहीं होता, लेकिन विषाणु से एड्स जरूर होता है। आगे है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सभी हैं, पोषण भी है, परिवार है, वंशानुक्रम है, उपरोक्त सभी सही है। अगला है क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? XY क्रोमोसोम। अगला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो कौन है ये? पियाजे, इसका पूरा नाम है जीन पियाजे। ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला है रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है? तो ये भाषा विकास की अवस्था है। अगला है जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है? तो ये गर्भस्थ शिशु का विकास से संबंधित है, जन्म के पूर्व का समय। बहुत ही सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास? सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है बाल अधिकारियों की रक्षा हेतु खालिस्तान योजना बनाई गई थी। तो कौन सी योजना बनाई गई थी बाल अधिकारियों की रक्षा के लिए? तो ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना बनाई गई थी। अगला है विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? तो उपरोक्त सभी हैं इसमें, क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल और बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। तो ये उपरोक्त सभी सही है इसमें। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था ये?
तो ये 1992 में बनाया गया था। अगला है, विकास क्या है, किसे कहते हैं विकास? तो उपरोक्त सभी सही है। गुणात्मक परिवर्तन होना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक, सब ये विकास के अंतर्गत आता है। अगला है, जन्म के समय नवजात बालक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? तो ये 20.5 इंच जन्म के समय ये होती है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? कि ये भी, इसमें भी सभी सही है। प्रत्यक्षीकरण है, आपूर्तिकरण है, अंतरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है? कौन सी है इसमें से? समन्वित बाल विकास योजना, ये बाल कल्याण योजना है। अगला है, जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। क्या करता है? सब करता है। पाचन की क्रिया की शुरुआत है, ताप का नियंत्रण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है, तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? बिल्कुल सही है। XY क्रोमोसोम यदि नहीं होगा तो लिंग का निर्धारण हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मेंडल का नियम? ये वंशानुक्रम से संबंधित है। अगला है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है? क्या है विभिन्न स्वरूप? ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और हास्य भाव, ये सभी सही हो जाएंगे। अगला है, प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियां क्या होती हैं? तो क्या होती हैं? उपरोक्त सभी सही है। इसमें भी परीक्षण के आधार पर, शिक्षक निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, तभी तो हम प्रतिभावान बच्चों को पहचान कर सकते हैं। अगला है, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसे भी आप अच्छे से समझ लें, और सरल क्वेश्चन है, याद भी हो गया होगा। अगला है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है बाल्यावस्था की? जिज्ञासा। बच्चा जो रहता है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, हर चीज़ को सीखने की जिज्ञासा उसमें होती है। अगला है, और ये लास्ट प्रश्न है इस आज की क्लास का, कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? तो भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं? तो सभी इसमें सही है। परिपक्वता का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों से हमारे भाषा विकास संभव है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये आपके लिए आज पूरे 200 प्रश्न हल हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे अगला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए, और बाकी कुछ ही वीडियो मेरे पास में शेष हैं, उन्हें भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।